देखिए, जब ईरान हमला कर रहा था, उसे इंटरसेप्ट करने के लिए थॉट सिस्टम लगाया गया था यूएई के समुद्री इलाके में। उसे सीरिया के इलाके में थॉट सिस्टम लगाया गया था। अरब ने खुद थॉट सिस्टम लगा रखा था। एक मिसाइल को रोकने के लिए इधर यूएई से बोला जाता था, उधर सीरिया से आता था, इधर अरब से उसे रोका जाता था। फिर भी 10 में से 8 मिसाइल जा करके तेल अवीव पे गिर जाती थी। ये तो इन्होंने पूरी कोशिश की, कोशिश में कोई नहीं है, लेकिन इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। देखिए, अब मान लीजिए आप बहुत बड़े पहलवान हैं, आप 2-4 आदमी को झेल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पीछे 10-20 आदमी पड़ जाए, तो आप कितने को झेलेंगे? 2-4 को झेल सकते हैं, लेकिन 10-20 इसी टेक्नोलॉजी पर ईरान ने काम किया। और पहली बार हमास ने, जब लड़ाई शुरू हुई थी 7 अक्टूबर के बाद, जो इनके कैप्टिव्स को पकड़ के लाया था हमास, तो उन्होंने अपनी छोटी मिसाइल, जो पाइप में, देसी मिसाइल पाइप में भर करके $5000 की तैयार करते थे, और वो मारते थे 5 किलोमीटर। उसको इंटरसेप्ट करने के लिए उनको 80 लाख रुपए की मिसाइल मारनी पड़ती थी इजराइल को। देखिए, लड़ाई का तरीका देखिए, अब तरीके बदल गए हैं। तो 5000 की मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए 80 लाख की मिसाइल बर्बाद हुई उसकी। उसका मालूम था कि इस मिसाइल से इजराइल का कोई नुकसान नहीं होगा, पर उसके इकोनॉमिक क्रैश तो होगी। 80-80 लाख रुपए की मिसाइलें उसको इंटरसेप्ट करने के लिए लग रही हैं। ये जो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि शुरुआती था से 3 साल पहले, अभी 7 अक्टूबर से पहले की घटना बता रहे हैं, उन्होंने बरगुरियन एयरपोर्ट पर इतनी मिसाइलें डाल दी, एक साथ 1000 छोटी-छोटी मिसाइलें डाल दी, और उसकी वजह से उनका आयरन डोम फेल हो गया। वो सोच रहा है इसको पकड़े, इसको पकड़े, इसको पकड़े। कितने को, एक मिसाइल को एक ही आयरन डोम पकड़ सकता है। अब उनको 1 लाख आयरन डोम लगाना पड़ेगा, तब जाकर के 1 लाख मिसाइलों को इंटरसेप्ट करें। अगर मान लीजिए 400 की संख्या है उनके पास इंटरसेप्ट करने के लिए, और 5000 मिसाइल पहुंच गई, तो 400 को तो इंटरसेप्ट कर पाएगा, बाकी को नहीं कर पाएगा। ये एक इनकी कार्ड जो खोज लिया ना हमास ने इजराइल की, उनका पूरा म्यार गिर गया, पूरा इकबाल खत्म हो गया, उनके हथियार की वैल्यू खत्म हो गई। बरगुरियन एयरपोर्ट 7 अक्टूबर से पहले 3 दिन बंद था। पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई कि इजराइल जो है हमास की मिसाइल से 3 दिन एयरपोर्ट बंद कर दिया। जी, देखिए 7 अक्टूबर की घटना को पहले समझ लीजिए अच्छे से। देखिए, 7 अक्टूबर को इजराइल डे मनाया गया रात को, और पिछले 25-30 साल से कोई बड़ा हमला हुआ नहीं। इधर अरब ने जो है अब्राहम अकॉर्ड को साइन करने के लिए तैयार हो गया। इनको ये लगा कि जब अरब ही तो इसको सपोर्ट करता है फिलिस्तीन को, अरब ओआईसी का अध्यक्ष भी है, वो बिल्कुल इत्मीनान हो गया। और पूरे इजराइल ने, यहां तक कि दूसरे देशों से लोग भी आकर के, इजराइल डे बहुत बड़ा फंक्शन उनका होता है, और मौज मस्ती करने के लिए रात को 3 बजे 4 बजे तक जब शराब पी करके लोग मस्त होकर समुद्र के किनारे पड़े हैं, और पूरा इजराइल दारू पी के मस्ती में, कोई मॉल में गिरा पड़ा है, कोई सड़क पर गिरा पड़ा है, कोई समुद्र के अंदर गिरा पड़ा है, कोई गाड़ी में ही पड़ा है। इतना खुशी और इतना दारू, इतना चीजें पी लिए, अब किसी को होश हवास नहीं था। सारे मिनिस्टर्स, सारे नेतन्याहू और जितने भी इनके थे, सब लोग इतना ज्यादा। रात को आप अगर 5 बजे आपको 4 बजे हम सोने दें, या 5 बजे आप सोइएगा, और 5:30 बजे अगर आपको 4 आदमी मिल के उठाएगा ना, तो भी आप नहीं उठेंगे। यही हुआ, रात भर ये लोग जगे, खूब मौज मस्ती किए, बॉडी को थका दिए, खूब खाना पीना किए, करने के बाद वो सुबह 4:30-5 बज गया। लोग ऐसे नशे में डूबे थे। उसी वक्त हमास घुस करके जब उठाया, कोई मंत्री नेतन्याहू तक नहीं उठे। अब भाई, कोई भी अफसर बिना हेड के परमिशन के तो कोई कार्रवाई नहीं कर सकता ना। अब वो सब हाथ पे हाथ रख के बैठे, पूरी आर्मी खा पी के मस्त सोई है, पूरी आईडीएफ खा पी के मस्त सोई है, सारे कर्मचारी खा पी के मस्त सोए हैं, सारे अधिकारी, सारे मिनिस्टर सभी खा पी के मस्ती से सोए हैं, और खूब नाच गाजा किए। तो 5 बजे तक शरीर भी थक गया उनका। अब वो जो सोए हैं, तो उसको तो 5 आदमी मिलके हिलाएगा भी तो भी नहीं उठेंगे। इसी बीच 250-300 को हमास उठा ले गया, और सुबह आंख खुली जब 10 बजे, तो मालूम चला कि मिनिस्टर के घर के लोग भी बंधक बन गए। कई मिनिस्टर चले गए उठ के, नींद के ही नशे में चले भी गए। वहां से नशा था, अहंकार का नशा, शराब का नशा, खाने का नशा, और खूब मौज मस्ती करने का नशा। इसलिए वो लोग कुछ कर नहीं पाए। ये बेहतरीन वक्त की जो जो ये हमास ने जो टाइम चुना था,
ये जीत का सबसे बड़ा कारण बना। बेहतरीन वक्त चुना था कि जब एक आदमी फोन उठाने की स्थिति में भी नहीं, पूरा पूरा खा पी के मस्त सोए हैं सब लोग। ऐसे टाइम में हमास ने काम किया। जी अच्छा, एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि अगर नेतन्याहू और जो उनसे जुड़ी हुई अलायंस है वो अगर 2 साल और रह जाती है तो इजराइल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। आपका देखिए, अपना 2 क्या साल नजर? नहीं, 2 महीना में ही खत्म हो जाएगा इजराइल, बशर्ते कि जिस तरह से इजराइल हमास जिस तरह से गजा के बेगुनाह लोगों पर मिसाइल गिरा रहा है, अगर इसी नजरिए से हूती अल्लाह और रसूल को भूल करके जिस जिस तरह से जेनोसाइड गजा में हो रही है, उस तरह से ईरान और हूती अगर उस लेवल पे गिर जाए, अपने आप को गिरा ले, तो 1 महीना में वो इजराइल को मिटाने में कितना, उनकी 22 लाख पॉपुलेशन है, ज्यादा नहीं, 250-300 किलोमीटर तक का एरिया है और ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। तेल अवीव को खत्म कर दीजिए, बाकी सब अपने आप खत्म हो जाएगा। मेन तो तेल राजधानी होती है ना, पूरा कंट्रोलिंग पावर किसके पास? तेल अवीव। 70% तो ईरान ने खत्म ही कर दिया, 30% और बचा है, और ऐसे खत्म होगा भी नहीं। लास्ट में आपको मैं बार बार जब कहता हूं कि जॉर्डन से 5 करोड़ लोग मूव करेंगे तेल अवीव की तरफ, वही दिन आएगा और उसी दिन की तरफ इजराइल बढ़ रहा है। इजराइल छेड़खानी कर रहा है, इजराइल छेड़ रहा है, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने का काम इजराइल ने किया है। वहां के जिस तरह से यूक्रेन ने रूस पर जो हमला किया, ऐसे वक्त में हमला किया जब रूस और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता की बात ट्रंप कर रहे, प्रेसिडेंट ट्रंप, ऐसे वक्त में इतना बड़ा हमला कर दिया कि 80-90 जहाज तक खत्म हो गए। तो युद्ध को तो बढ़ाया यूक्रेन ने। ठीक उसी तरह से जहां अभी सीज फायर की बात चल रही थी, हमास से समझौते की बात चल रही थी, दुनिया भर के अमेरिका एलाइज तक सभी लोगों ने फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाया। ऐसे में उनके प्रधानमंत्री को हमला करके पूरी कैबिनेट के 8-10 आदमी को शहीद करना इजराइल की सबसे बड़ी भूल है, और यही उसको बैकफायर किया है। आज पूरी दुनिया अगर किसी से नाराज है, इसी बात से नाराज है। जी नहीं, पूरी बशर अल असद की वापसी होगी, और पूरी तरह से वो इलेक्टेड कंट्री है, वहां पे इलेक्शन होता है। उसको भले ही इलेक्शन का तरीका क्या है कुछ भी हो, पर वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। बशर अल असद या अल शूरा दोनों चुनाव लड़ेंगे, जिसकी मेजोरिटी को रहेगा, बाकी विपक्ष में रहेगा। भाई, अल शूरा के लिए भी रास्ता है और बशर अल असद के लिए भी रास्ता है। इलेक्शन वहां होगा, तो बशर अल असद जीतेंगे तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे, और अल शूरा जीतेंगे तो अल शूरा प्रधानमंत्री बनेंगे, बशर अल असद विपक्ष में रहेंगे। तो डेमोक्रेसी का तो दोनों के लिए स्पेस खुला हुआ पड़ा है। ऐसा सीरिया के अंदर दोनों के लिए स्पेस बना हुआ है, एक सत्ता में चला जाएगा, एक विपक्ष में चला जाएगा। दोनों अपनी जगह पे सही काम करेंगे और धीरे धीरे वो डेमोक्रेटिक बढ़िया कंट्री बनेगा और डेवलप कंट्री बनेगा। जी, कोई सिविल वार नहीं हो रहा है सीरिया के अंदर। नहीं, कोई सिविल वार नहीं है। ये वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा है, समझे आप? अच्छा, वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा है। कहीं कोई सिविल वार नहीं हो रही है, सभी लोग शांति से अपने घर में रह रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। फिर भी जो पूरा एरिया एक वार के जोन में है, आप सीरिया ले लीजिए, इजराइल ले लीजिए, फिलिस्तीन ले लीजिए, हूती ले लीजिए, इवन ईरान तक, रूस और चाइना, और बगल में ओमान तक, यूएई तक, सब लोग एक तरह से अलर्ट तो है ना। भाई, कहीं कोई कुछ भी हो सकता है, ये आप मान लीजिए। यूएई में भी किसी कोई मिसाइल गलती से जा सकती है, ओमान में भी जा सकती है, ईरान अपने वार में है, सीरिया अपने वार में है, इजराइल अपने वार में है। तो पूरा खित्ता जो है वो वार के दहलीज पर खड़ा है, मतलब वार में ही है, समझ लीजिए। दहलीज पर नहीं हम कहेंगे, हम कहेंगे वो वार सिचुएशन में है। अभी वार सिचुएशन में आप अगर आम दिनों की तरफ बात करेंगे तो अभी सीरिया के लिए उतना आम दिन या नॉर्मलाइज होने में वक्त लगेगा। लेकिन सीरिया में कोई वार नहीं हो रहा, ना कोई झगड़ा हो रहा है, ना कोई लड़ाई हो रही है। सब अपने अपने, ये वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। देखिए, रूस ने ये तय कर लिया है कि हम पूरा यूक्रेन लेंगे। यही वजह है कि जो उनकी जो अलास्का में जो मीटिंग हुई वो फेल हो गई, क्योंकि पुतिन ने कह दिया एक लाइन में कि हमको पूरा पूरा यूक्रेन चाहिए, और जेलेंस्की को आप ले जाओ अमेरिका, उसको 200-400 एकड़ में कोई बंगला बना के दे दो, वहां रहे, ऐसा बोला पुतिन साहब। और उन्होंने कहा कि और इसीलिए ट्रंप जो है वहां से नर्वस होकर लौटे। और ट्रंप की सबसे बड़ी गलती क्या है? जब तक कि आप जेलेंस्की को साथ रख के पुतिन के सामने नहीं बैठा लेंगे,
तब तक कोई पीस मीटिंग नहीं हो सकती। कैसे होगी भाई? हमारे लिए आप जाके कर रहे, हमको उस मंजूर है कि नहीं है वो अलग बात है ना। इधर यूक्रेन ये कहता है अमेरिका से कि हम तभी पीस एग्रीमेंट करेंगे जब हमारा जीता हुआ हिस्सा, पुराना जो यूक्रेन था रूस के हमले से पहले, वो सब रूस हमको वापस करे, तब हम करेंगे। इधर पुतिन साहब कहते हैं कि पूरा यूक्रेन हमको चाहिए। अब यूक्रेन में कुछ बचा नहीं है, पूरा समुद्री इलाका आज से 6 महीना पहले कब्जा कर लिया, लैंडलॉक कंट्री बना दी। और यूक्रेन एक एग्रीकल्चर कंट्री है, उनका पूरी दुनिया में उनका खाने का चीज अनाज सप्लाई होता है, उसके लिए उनको समुद्र के बिना उनकी सब चीज बेकार है। बगल में पोलैंड है, पोलैंड से उनका रास्ता खुला हुआ है बाई रोड, लेकिन बाई रोड क्या आप दुनिया में एक्सपोर्ट कर पाएंगे अपना जो हजारों टन में होता है, गेहूं, चावल, चना, मक्का, ये सब जो चीजें हैं उनके पास, वो हजारों टन में होता है। तो ट्रक से भेजना पॉसिबल नहीं है, महंगा भी बहुत पड़ेगा, कोई लेगा भी नहीं उसको। तो अभी यूक्रेन को अगर या तो रूस ले ले तब जा करके बेनिफिट है, या फिर यूक्रेन अपना वो जो उनकी डिमांड है कि युद्ध से पहले, शुरू होने से पहले जो यूक्रेन था वो हमको वापस किया जाए। दोनों ही शर्त नहीं मानी जाएगी, ना तो पुतिन साहब मानेंगे ना जेलेंस्की साहब मानेंगे। दोनों में से कोई किसी की शर्त पूरी जायज नहीं है। अगर आप पीस का न्यूट्रल होकर अगर आप बात करें, भाई पूरा रूस आप जीत सकते हैं, जीत रहा है रूस। जब रूस जीत रहा है वो क्यों छोड़ेगा यूक्रेन को? वो तो थोड़े दिन 2-4 महीना और जंग लड़ेगा, पूरे ही ले लेगा। अमेरिका वहां अब मदद नहीं कर रहा है, सारे नेटो कंट्री हाथ खड़ा कर दिए हैं, अब यूक्रेन को खुद ही लड़ना पड़ रहा है। थोड़ी मोड़ी मदद पोलैंड वोलैंड से अगल बगल से आ रही है, तो उनकी पूरी लड़ाई जो है अब खुद वो लड़ रहे हैं। और जब खुद ही लड़ रहे हैं तो अब कितने दिन वो चलेंगे? 13 शहीद रोज का ये काम है। मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीने के अंदर अगर जेलेंस्की साहब कोई नतीजे पर नहीं पहुंचे और पीस नहीं हुआ, कोई ट्रीटी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, तो आप मान लीजिए कि रूस को आज की डेट में जो सिचुएशन है, यूक्रेन की जनता की भलाई इसी में है कि वो रूस के साथ जाए, क्योंकि समुद्री इलाका तो रूस के पास चला गया। बिना समुद्र के यूक्रेन की इकोनॉमी नहीं आगे बढ़ सकती, उनकी फसल को कोई खरीदेगा नहीं, वो भाड़ा इतना महंगा पड़ जाएगा कि कोई उनको लेगा